हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ममता जगन्नाथ जी राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके सॉल्व प्रॉब्लम्स हमें अगर देखने हैं तो हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट पता चाहिए। तो ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज किस तरह से आती है। तो अमालगमेशन में हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं हमारी क्लोजिंग यानी कि डिसॉल्व्ड कंपनी के बुक्स में और हमारी ओपनिंग कंपनी के बुक्स में, जो कि हमारी न्यू कंपनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द क्लोजिंग बुक्स ऑफ डिसॉल्व्ड कंपनी या फिर क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिसॉल्व्ड कंपनी। तो ये एंट्रीज कैसे होती है? सबसे पहले तो हमें हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, जो बैलेंस शीट में शो किए गए होते हैं, उन्हें क्लोज करना होता है। तो सबसे पहली एंट्री होंगी हमारी क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, सारी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करना। तो इसके लिए जो एंट्री बनेगी हमारी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स। जो कुछ भी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स है, वो जो कुछ भी हम लेने वाले हैं या फिर न्यू कंपनी परचेस करने वाली है, उन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, तो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्लोजिंग एंट्री जो कर रहे हैं हम हमारी डिसॉल्व कंपनी में, तो एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब हमारी कंपनी डिसोल्यूशन की स्टेज में है और डिसोल्यूशन की स्टेज में कंपनी के सारे कामकाज बंद हो जाते हैं और अब यहाँ पर जो कुछ भी डिसोल्यूशन के चार्जेस होते हैं वो बियर करने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी कि हमारी कंपनी के जो कुछ भी अब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसकी एंट्री हमारी थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं तो यहाँ पर हमारी सारी जो एसेट हैं उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो भी एसेट हैं हमारे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटार्स, कैश, इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी एसेट है वो सब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अकाउंट की एंट्री जो है, ये जो क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ एसेट की जो एंट्री है वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ है। जिस तरह से एसेट हमने ट्रांसफ़र किए उसी तरह से हमें लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर देनी है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है यहाँ पर बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र करने वाली एंट्रीज़ है हमारी। क्योंकि बुक वैल्यू में क्यों ट्रांसफ़र करना होता है? क्योंकि बैलेंस शीट में जो अमाउंट दी गई है, अगर उसी वैल्यू में अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा एसेट का अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। जबकि हमारी न्यू कंपनी में हमने जो एसेट जिस प्राइस पर लिए हैं, उस प्राइस को हम वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर हम बुक वैल्यू नहीं लिखेंगे। लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज़ में हमें बुक वैल्यू लिखना कंपलसरी होता है। तो इसी तरह से लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई भी लाइबिलिटी, जैसे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, जो कुछ भी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर कर दी है न्यू कंपनी ने, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसी तरह से हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद एसेट हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, लेकिन कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या फिर कैपिटल के जो अकाउंट्स हैं वो अभी तक बाकी होते हैं हमारी बैलेंस शीट में, जैसे कि शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारे हेड्स वहाँ पर हमें दिखते हैं हमारी बैलेंस शीट में। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में हमें इन सभी को भी क्लोज करना होता है। तो ये सारी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, इसके ऊपर क्लेम होता है शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ की जो अमाउंट है, ये सारी अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर को। सो थर्ड एंट्री जो है क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये वाली जो अमाउंट है वो चली जाएंगी शेयर होल्डर के पास। अब इसके बाद हमारी जो एंट्री होगी वो होगी परचेस कंसिडरेशन ड्यू की, यानी कि अब हम हमारी बिजनेस को सेल करने के लिए तैयार है। तो न्यू कंपनी जो है वो हमारा बिजनेस लेने वाली है, तो न्यू कंपनी को हम अमाउंट ड्यू कर देंगे। तो एंट्री बनेगी हमारी न्यू कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर जो परचेस कंसिडरेशन की प्राइस फिक्स हुई है वो प्राइस हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। अब जो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में हम आते हैं या फिर इन सारी प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माने जाते हैं और वो एक्सपेंसेस किस तरह से पेड करते हैं।
अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर डिसॉल्व कंपनी यानी कि क्लोजिंग कंपनी ने पेड किए हो तो उसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें उसको लिखना पड़ेगा और बैंक अकाउंट में से हमें पैसे पेड कर देने होंगे। और अगर ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो अगर न्यू कंपनी बॉन्ड करती है तो इसकी कोई भी एंट्री डिसॉल्व कंपनी के अकाउंट में या फिर डिसॉल्व कंपनी के बुक्स में नहीं होगी, जबकि इसकी एंट्री होगी न्यू कंपनी के अकाउंट में, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेंडिचर है वो न्यू कंपनी का है और डिसॉल्व कंपनी का इससे कोई भी वास्ता नहीं है। तो इसी तरह से हमारी अगर डिसॉल्व कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री हमारी बन जाएगी। अब इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का सारा काम हो चुका है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या कर दिया, एसेट ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, शेयर होल्डर को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिए, रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस है तो वो भी दे दिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं तो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस देखते हैं। अगर रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि जो कुछ भी प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट पर वो हम दे देंगे शेयर होल्डर्स को। और अगर हमें रियलाइजेशन अकाउंट पर लॉस होता है तो वो भी हम बियर करेंगे शेयर होल्डर्स के साथ, क्योंकि शेयर होल्डर ही वो लॉस बियर करेंगे। सो एंट्री बनेगी हमारी वाइस वर्सा, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट एंट्री होंगी वहाँ पर हमें परचेस प्राइस रिसीव होंगी और हम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब जो परचेस प्राइस रिसीव होने वाली है हमें उसकी जो एंट्री है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर न्यू शेयर्स अकाउंट। अब न्यू कंपनी हमें बैंक यानी कैश में पैसे दे रही है या शेयर्स में पैसे दे रही है, उसके ऊपर ये अकाउंट डिपेंड करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू शेयर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। अब न्यू कंपनी हमें पैसे दे रही है तो न्यू कंपनी का अकाउंट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद की जो एंट्री होगी वो है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट अब हमारी बैंक में आ गई है, लेकिन ये अमाउंट हमारी बैंक की यानी कि हमारी नहीं है। तो ये अमाउंट जो है वो है हमारी शेयर होल्डर्स की, तो उसे हमें शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देना होगा। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो हम दे देंगे शेयर होल्डर्स को। तो एंट्री बनेगी हमारी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू न्यू शेयर्स अकाउंट। तो शेयर होल्डर्स को बैंक में कैश में अमाउंट मिल जाएगी या फिर उनको शेयर्स मिल जाएंगे और वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो इसी तरह से जो एंट्रीज है हमारी वो एंट्रीज बन गई है। सबसे पहले हमने देखा, हमने एसेट ट्रांसफर किए, फिर हमने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर किया, फिर हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, उसके बाद हमने परचेस कंसिडरेशन को ड्यू किया, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए और बाद में हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने परचेस कंसिडरेशन रिसीव कर लिया और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो इसी तरह से 8 जर्नल एंट्रीज जो है वो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिसॉल्व कंपनी में हमने देख ली है। तो ये है हमारी क्लोजिंग एंट्रीज जो कि हमें डिसॉल्व कंपनी में करनी होती है। अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंट्रीज जो कि हमें करनी होती है इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। तो न्यू कंपनी के बुक्स में ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है? तो सबसे पहली एंट्री होती है टेकन ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब न्यू कंपनी जो है वो ओल्ड कंपनी के पास से एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करती है। तो उसकी एंट्री किस तरह से होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू ओल्ड कंपनीज अकाउंट। तो अब ये एंट्री किस तरह से है? एसेट अकाउंट जो है वो एग्रीड वैल्यू पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको। तो एग्रीड वैल्यू जो होती है यानी कि जिस वैल्यू पर न्यू कंपनी एग्री कर देती है ओल्ड कंपनी के एसेट लेने के लिए, वो अमाउंट यहाँ पर लिखी जाती है। लाइबिलिटीज़ जो है वो भी उसी तरह से लिखे जाते हैं जिस अमाउंट पर हमने एग्री कर दिया है लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने को। ओल्ड कंपनीज अकाउंट में हम परचेस कंसिडरेशन की प्राइस लिखते हैं, जो प्राइस परचेस कंसिडरेशन की है जो फिक्स हुई है हमारी, उस परचेस कंसिडरेशन को लिखते हैं। और अगर इनमें कुछ बैलेंस आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो गुडविल के नाम से लिखते हैं हम, क्योंकि गुडविल में हम वो बैलेंसिंग फिगर को एडजस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से एसेट एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर कर देते हैं एग्रीड वैल्यू पर, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो गुडविल अकाउंट के नाम से हम लिख देते हैं। तो एंट्री बनेगी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू ओल्ड कंपनीज अकाउंट। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर करने के बाद हम करेंगे पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट हमें कर देना है, तो हम जो परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे वो ओल्ड कंपनीज को करेंगे। सो ओल्ड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू, अब हम परचेस कंसिडरेशन किस तरह से पेड कर रहे हैं उस अकाउंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर हम कैश में दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आएगा, अगर हम शेयर कैपिटल में दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल आएगा, अगर हम डिबेंचर्स दे रहे हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट आएगा, अगर हम शेयर्स प्रीमियम में दे रहे हैं तो प्रीमियम भी हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से ओल्ड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट।
जो भी हमारे परचेस कंसिडरेशन में एग्री हुआ है उन सारी अकाउंट को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा और हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है उसे हमें पेड कर देना होगा। तो इस तरह से हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने टेक ओवर कर दी, हमारी परचेस कंसिडरेशन को भी पेड कर दिया। और अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी ने बियर किए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया डिसॉल्विंग कंपनी बियर करती है तो डिसॉल्विंग कंपनी उसकी एंट्री करेगी, न्यू कंपनी बियर करती है तो न्यू कंपनी उसकी एंट्री करेगी। तो अगर ये न्यू कंपनी ये एक्सपेंसेस कुछ बियर करती है तो उसकी जो एंट्री बनेगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ है, ओपनिंग एंट्रीज़ जो कि हमारी न्यू कंपनी में है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। न्यू कंपनी में जनरली हमें इतनी ही एंट्रीज़ देखने को मिलती हैं क्योंकि न्यू कंपनी है, अभी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, अभी ये बिजनेस को स्टार्ट कर रही है। तो एसेट टेक ओवर करना, लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करना और परचेस कंसिडरेशन को पे करना, इसके अलावा हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन की शुरुआत नहीं हुई है तो कोई भी अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये बन जाती है हमारी ओपनिंग एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ यहाँ पर बन गई है। फॉर्मेट जो है जर्नल एंट्रीज़ का वो आपको समझ आ गया है। फ्रेंड्स इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लो ताकि जर्नल एंट्रीज़ हमें अमालगमेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कर सकें हम, क्योंकि फॉर्मेट में जो एंट्रीज़ दी हैं वो एंट्रीज़ जो है वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड होता है और उस फॉर्मेट को देख के उस एंट्रीज़ को ध्यान में रखे ही हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारी एक प्रॉब्लम के साथ जिसमें हम इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस फॉर्मेट को गौर से पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए और रिवाइज कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।